उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित फिल्म बाला गौरिया का टीजर आउट। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास में फिल्म टीजर और पोस्टर का किया लोकार्पण। न्याय देवता गोलचू के बाल जीवन पर आधारित ये फिल्म बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर विष्णुप्रयाग बारवाड़ी पुल के बीच आया मलबा। सड़क धंसने से यातायात बाधित। बारिश के बीच यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। मार्ग खोलने के प्रयास में जुटी टीमें। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने क्षेत्रवासियों के साथ मनाया रक्षाबंधन। कैंप कार्यालय में पूर्व सैनिकों को बांधा रक्षाबंधन सूत्र। समाज की हर महिला को सम्मान देने और सैनिकों के कल्याण का दिया भरोसा। आपदा सुरक्षित उत्तराखंड को मिला वर्ल्ड बैंक का साथ। विश्व बैंक की हाई लेवल टीम ने किया यूएसडीएमए का दौरा। 36 पुलों के निर्माण में मिल रहा सहयोग। आधुनिक तकनीक से मजबूत होगा उत्तराखंड। धर्मनगरी हरिद्वार में झमाझम बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। जलमग्न हुई शहर की कई सड़कें। लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक आख्यानों पर आधारित फिल्म बाला गौरिया के टीजर और पोस्टर का लोकार्पण किया। हिमाद्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये फिल्म न्याय देवता गोलचू के बाल जीवन पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी फिल्में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक देवताओं की विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ देश दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिल्म के अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिलीज होने की संभावना है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां लोक संस्कृति को मिलेगी नई पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही 7 अक्टूबर में यह फिल्म रिलीज हो सकती है। तो बाला गौरिया का टीजर पोस्टर की लॉन्चिंग हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी फिल्में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक देवताओं की विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ देश दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिल्म के अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इससे लोक संस्कृति को नई पहचान मिलेगी और फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अक्टूबर में यह फिल्म रिलीज हो सकती है। बाला गौरिया का टीजर पोस्टर की आज लॉन्चिंग हुई, जहां गोलचू के बाल जीवन पर आधारित यह फिल्म बनी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति को नई पहचान मिलेगी, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही अक्टूबर में यह फिल्म रिलीज हो सकती है। साथ ही तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले हिमाद्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये फिल्म न्याय देवता गोलचू के बाल जीवन पर आधारित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी फिल्में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक देवताओं की विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ देश दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिल्म के अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस फिल्म की प्रशंसा की।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी पुल के बीच मलबा आने से सड़क धंसने से यातायात बाधित हो गया है। मार्ग अवरुद्ध होने से बद्रीनाथ धाम जाने और लौटने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच सड़क धंसने और मलबा आने की घटना सामने आई है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित है और वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों से सतर्कता बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा आ गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। विष्णुप्रयाग मारवाड़ी के बीच सड़क धंस चुकी है। इसके साथ ही हाईवे अवरुद्ध हो चुका है। यातायात बेहद प्रभावित हुआ है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के बीच यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मार्ग को खोलने में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया है। विष्णुप्रयाग मारवाड़ी के बीच सड़क धंस चुकी है, जिससे काफी दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। हाईवे अवरुद्ध हो चुका है। यातायात बिल्कुल प्रभावित है और देखिए बारिश के बीच यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई यहां नजर आ रही है। मार्ग को खोलने में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। काफी मात्रा में जहां मलबा आ चुका है, लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतें और परेशानी हो रही है। जहां मलबे को हटाने की जद्दोजहद भी की जा रही है, लेकिन इस बीच भूस्खलन की वजह से देखिए यहां पर सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई पर्यटकों को काफी दिक्कतें और परेशानी हुई। हाईवे बिल्कुल अवरुद्ध है, यातायात प्रभावित हो चुका है और इस बीच एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है। तो मार्ग खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं, जिसके बाद आवागमन सुचारू रूप से जारी होगा। लेकिन इस बीच आपको तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां इतनी ज्यादा संख्या में और इतनी भारी मात्रा में मलबा आया है कि इसे हटाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो लगातार एसडीआरएफ की टीम कोशिश कर रहा है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। आवागमन बाधित हो गया है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित है और साथ ही पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि फिलहाल इस रास्ते से और इस रास्ते में आने की कोशिश ना करें। और इसके साथ ही साथ लगातार एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। हाईवे पूरी तरह से अवरुद्ध है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। आवागमन में काफी दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। तो इस बीच बारिश के बीच यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और काफी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गया है। आवागमन बाधित हो गया है और बेहद परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीर भी लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बारिश के बीच यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्यटकों की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी मात्रा में लगातार यहां पर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। स्मिता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। स्मिता देखिए विष्णुप्रयाग मारवाड़ी के बीच सड़क बिल्कुल धंस चुकी है। अभी क्या स्थिति है? क्या मलबा को हटा दिया गया है या कितने प्रतिशत हटा दी गई है? बिल्कुल सपना, आपको बता दें आज सुबह ही बद्रीनाथ हाईवे पे जो है अचानक से बोल्टर आ गए थे। जिस मार्ग है बद्रीनाथ धाम जाने वाला वो पूरी तरह से बाधित हो गया था। जो रास्ता है वो काफी हद तक नदी में समा गया था। रोड जो है वो काफी हद तक बह गई थी, जिसके बाद तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। हालांकि अभी मलबा हटा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सिर्फ छोटी जो गाड़ियां हैं उनके लिए मार्ग को खोलने का काम किया गया है, जहाँ पर टू व्हीलर जो है वही अभी सिर्फ उस रास्ते से जा रही है। फोर व्हीलर को जाने के लिए अभी समय लगेगा। तो जो चार पहिया वाहन है उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और अभी भी मलबा हटाने का काम, और साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां खड़ी हुई हैं, क्योंकि पहाड़ से जो है वो बोल्टर और जो मलबा है वो लगातार गिर रहा है। तो ऐसे में जो टू व्हीलर को परमिशन दी गई है वो यात्री सुरक्षित निकल सके, इस बात का ध्यान रखने के लिए एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद है। मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। जी, आवागमन सुचारू रूप से जारी होगा? कब तक पूरे मलबे को हटा लिया जाएगा?
देखिए, जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर पहले ही जो है रोड को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था और ये लंबे वक्त से किया जा रहा है, लेकिन वो रास्ता कुछ इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो बेहद कमजोर पहाड़ है और बुरजुरा पहाड़ है, जहाँ पर बारिश के चलते लगातार जो है मलबा आता जा रहा है। ऐसे में मलबा हटाने के बाद दोबारा से मलबा वहां आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सही बताना सही नहीं होगा जहाँ पर कब तक मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा, क्योंकि लगातार जो है वहाँ पर मलबा गिर रहा है, लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी 2 पहिया वाहन के लिए मार्ग को खोला गया है, जो छोटी गाड़ी है उसके लिए मार्ग को खोला गया है, लेकिन बड़ी जो और भारी जो गाड़ियां हैं उनके लिए मार्ग अभी बंद किया गया है, क्योंकि पूरी तरह से मलबा नहीं हटा और मलबा आना भी रुका नहीं है, क्योंकि लगातार पहाड़ पे बारिश हो रही है और ऐसे में सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि जो भारी वाहन है उन्हें अभी जाने की परमिशन नहीं दी गई है, जबकि जो छोटे वाहन है, हल्के वाहन है, उन्हें निकालने की परमिशन जो है वो दी गई है। जी, बनाए रखें, इंतजार है कि जल्द से जल्द मलबा हटे और आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और देहरादून में विश्व बैंक की हाई लेवल टीम ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA का दौरा किया। विश्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर राव पास्कल डोनोहोई ने उत्तराखंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के निर्माण के लिए विश्व बैंक आगे भी सहयोग जारी रहेगा। वही टीम ने भूस्खलन न्यूनीकरण, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन और यू प्रिपेयर परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की है। अत्याधुनिक भूकंप रोधी तकनीक से बने USDMA भवन का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के मुताबिक विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में 36 पुलों, आपदा शेल्टर उपकरणों और स्लोप स्टेबलाइजेशन से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपदा सुरक्षित उत्तराखंड को वर्ल्ड बैंक के साथ यहां पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व बैंक की हाई लेवल टीम ने USDMA का दौरा किया है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। 36 पुलों के निर्माण में सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक से मजबूत होगा उत्तराखंड। आपदा सुरक्षित उत्तराखंड को वर्ल्ड बैंक का साथ मिला है, जहां विश्व बैंक की हाई लेवल टीम ने USDMA का दौरा किया है। आपदा प्रबंधन के प्रयासों की यहां पर सराहना की गई है। आपको बताते चले, टीम ने भूस्खलन न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन और यू प्रिपेयर परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की है। और इस बीच अत्याधुनिक भूकंप रोधी तकनीक से बने USDMA भवन का भी निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक विश्व बैंक के सहयोग से राज्यों में 36 पुलों, आपदा शेल्टर उपकरणों और स्लोप स्टेबलाइजेशन से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। तो 36 पुलों के निर्माण में इसका सहयोग जो है वो मिल रहा है। और देहरादून में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाई है। वहीं पूर्व सैनिकों ने बताया है कि ऊर्जा विभाग के तहत UPCL, UJVNL और पिटकुल में काम करने वाले कुल सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को देखिए यहाँ पर समान कार्य के बावजूद समान वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग उठाई है। मंत्री गणेश जोशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर UPCL, UJVNL, पिटकुल में वेतन का यहाँ पर बात की जा रही है और इस बीच समान काम के लिए समान वेतन देने की भी मांग की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इस बीच ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ पर गणेश जोशी से इस बात का जिक्र किया गया है और समान काम के लिए समान वेतन की मांग की गई है।
और धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जलभराव के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी जमा होने से स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं। कई सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात की रफ्तार भी प्रभावित हुई है। बारिश के बीच लोगों को जरूरी कामों के लिए सावधानी से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, शहर की सड़कें जलमग्न हो गई है। हालांकि देखिए, बारिश के बाद से मौसम जरूर सुहाना हो गया है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लोग कड़ी मशक्कत करके एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं। परेशानी लगातार राहगीरों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार बारिश का दौर जारी हुआ है और ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से आवागमन बिल्कुल बाधित है। घरों में भी पानी पहुंच गया है और ऐसे में जलभराव से आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। तो राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से एक तरफ मौसम जरूर सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में पानी लगातार मलने की वजह से परेशानियां और दिक्कतें यहां पर जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरा शहर जलमग्न हो गया है, सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। और हमारी सहयोगी आफरीन बानो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। आफरीन, देखिए, लगातार बारिश की वजह से हालांकि मौसम जरूर सुहाना हो गया है, लेकिन वहीं निचले इलाकों में पानी लबालब भरा हुआ है, आवागमन बाधित हो गई है। क्या पानी की निकासी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अभी क्या कुछ हालात है, क्या स्थिति है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? अगर बात की जाए पहाड़ी इलाके उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश के चलते मौसम विभाग ने नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत के कई पहाड़ी इलाकों में बिजली गिरने और तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी इस वक्त इतनी ज्यादा भयावह बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई और खास करके रानीपुर मोड़ और ज्वालापुर, ये वो इलाके हैं जहां पर सड़कें इस वक्त जलमग्न है। आवाजाही करने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से स्कूल हैं, बच्चों के राहगीर हैं जिनको ऑफिस जाना है, अपने अपने गंतव्य की ओर जाने में काफी मशक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जहाँ एक तरफ मौसम तो सुहावना बना ही हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों को लगातार बारिश होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, जिसका समाधान अब तक मौजूदा विधायक जो है वो नहीं कर पाए हैं। लोग लगातार उनसे ये गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि वो मौजूदा इस वक्त जो यहाँ पे विधायक है उनके पास लोग जो आ रहे हैं, कार्यालय पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके आने जाने का जो ये रास्ता है उसको वहां पर मरम्मत कराई जाए, क्योंकि ढलान में है। ढलान की वजह से पानी भर जाता है, जलमग्न हो जाते हैं रास्ते और काफी ज्यादा गड्ढे हैं रास्तों पर। रास्तों में गड्ढे होने की वजह से जो बारिश का पानी है उन गड्ढों में भर जाता है और आने जाने वाले लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि वो गड्ढे कितने गहरे हैं, जिसकी वजह से कई हादसे भी अभी हुए हैं। उसको लेकर प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि जहां पर भी, क्योंकि जो नहर के पास बहुत सारी बस्तियां हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो नहर के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है कि आप वहां पर सतर्क रहने की कोशिश करें, सतर्क रहें, ताकि किसी भी तरीके की कोई जनहानि। बिल्कुल आफरीन, इंतजार है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो और आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर टनकपुर की एसडीआरएफ टीम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। शारदा घाट, शारदा बैराज और संवेदनशील तटीय इलाकों में जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। टीम स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों को जलस्तर बढ़ने की संभावना को लेकर जागरूक कर रही है। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा नियंत्रण कक्ष से नदियों के जलस्तर और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और देहरादून में गढ़ी कैंट स्थित सीएसडी कैंटीन की महिला कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। और इस भावपूर्ण मौके पर मंत्री ने बहनों को उपहार भेंटकर उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। और साथ ही मंत्री ने कहा कि कैंटीन की बहनों और कर्मचारियों से उनका आत्मीय रिश्ता आज भी कायम है और उनका स्नेह आशीर्वाद उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
देखिए, मंत्री गणेश जोशी ने वेतन बढ़ोतरी की भी यहाँ पर बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महिलाओं, देखिए यहाँ पर उन्हें राखी बांधती हुई नजर आई। मंत्री गणेश जोशी ने जो है रक्षा सूत्र उन्हें बांधा गया और CSD कैंटीन की बहनों ने राखी बांधी है, जहां मंत्री गणेश जोशी ने वेतन बढ़ोतरी का भी हालांकि देखिए भरोसा दिया है तमाम महिलाओं को। मंत्री ने बोला कि बहनों का स्नेह मेरी ताकत है और इसके साथ ही और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मंत्री गणेश जोशी को तमाम महिलाओं ने, बहनों ने उन्हें राखी बांध दी और मंत्री ने भी उन्हें जल्द से जल्द वेतन में बढ़ोतरी की आश्वासन दिया है और मंत्री गणेश जोशी ने वेतन बढ़ोतरी का भरोसा दिया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ मंत्री ने कहा है कि बहनों का जो स्नेह है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर्व यहाँ पर मनाते हुए नजर आए। CSD कैंटीन की बहनों ने मंत्री को राखी बांधी है, उन्हें स्नेह देते हुए नजर आई। मंत्री ने भी बहनों के वेतन में बढ़ोतरी की भी आश्वासन देते हुए नजर आए। तो मंत्री बोले बहनों का जो स्नेह है वो मेरी ताकत है। इसके साथ ही तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए मंत्री नजर आए। अब समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभियान शुरू किया है। 5 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। 10,000 महिला लाभुकों को ऋण का वितरण किया गया है, जहां ब्रह्म कुमारी संस्था और विभाग के बीच MOU साइन किया गया है। उन्होंने बिहार के लिए सोचा है, एक महिला के आत्मविश्वास बढ़ाता है तो एक परिवार बदलता है। लाखों बहनों का आत्मविश्वास बढ़ता है तो ये बिहार बदलता है। और बिहार इसलिए बदला क्योंकि 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने और कई वरिष्ठ साथी, यहाँ विजेंद्र बाबू, सरवन जी, मदन सहनी जी बैठे हैं, सब लोगों ने जो पूरी कल्पना की कि ये बिहार बदलना है। 2005 के पहले बिहार में महिलाओं को या महिलाएं उद्योग से नहीं जुड़ी थी और महिलाएं बहनें बिहार में अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था साथियों। लेकिन आज हमें गर्व है कि 2005-6 में जो अभियान शुरू हुआ और जीविका का नाम दिया गया, आज बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ जीविका बहनें पूरे बिहार में, जो बिहार की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता था, आज बिहार की अर्थव्यवस्था में 1,46,000 करोड़ का पूरी तरह मार्केट देने का काम किसी ने किया है, आप सभी बहनों ने करने का काम किया है। और आप सोचिए 1,46,000 करोड़, ये कल्पना से बाहर है। 1,81,00,000 बहनें हमारी जीविका से जुड़ी हैं। आज सोचिए, कई चीजें जब हम लोग अभियान पिछले साल चला रहे थे तो आपके बीच में संवाद किए गए। जिस तरह 2016 में महिला संवाद के कार्यक्रम के बाद शराबबंदी का ऐतिहासिक कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्णय लेने का काम किया। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब 2024 और 25 में बिहार में आपके बीच में, महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे, तो हमारी लाखों बहनें कह रही थी हमको पैसा नहीं बचता है, हमको पैसा बचाने का रास्ता बताइए। आपने कहा बिजली में हमारा पैसा चला जाता है, सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और 125 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देने का काम आपके साथ पूरे बिहार को किया। और ये मांग आपकी थी, हमारी बहनों ने मांगा और फायदा पूरे बिहार को मिला। और इसलिए कहता हूं कि पूरे बिहार को मिला कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, 125 यूनिट का बिजली हमको भी
मुफ्त दिया जाता है। और बिहार में जो सबसे गरीब अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम बिहार की सरकार करती है। और कोई परिवार नहीं है, वोट देने वाला हो नहीं देने वाला हो। और वही लखनऊ में जेपीएनआईसी का एग्रीमेंट होने के बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जितने भी जेपीएनआईसी बेचा उतना तो पार्किंग से आ जाता। जेपीएनआईसी ही नहीं, अवध शिल्प ग्राम शाह ने अवध भी बेचा, जनेश्वर मिश्रा पार्क भी किया प्राइवेट। भाजपा सरकार ने ही दुकानदार अखिलेश यादव ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। मॉडल इनका उठा करके देख लीजिए, सब जेब भरने का है। उनके लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए, जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी एक सड़क जो बनी सबसे बड़ी, उसमें दरार पड़ गई, जाने कितनी जगह मिट्टी ढह गई। गंगा एक्सप्रेस में बताइए, वो भी ढह रहा है। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही ढह गया था। आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का क्या हाल है, आज भी ठीक नहीं चल रहा। ये तमाम वो मॉडल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भर रही है। टोल कौन ले रहा है, ज्यादा टोल कौन ले रहा है? आप देखिए, समाजवादियों का जो मॉडल था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आज भी खराब नहीं है। इतने 10 साल की मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए सड़क का। उसके बावजूद भी सड़क, वो आज इनकी सड़कों से अच्छी सड़क है। इनकी सड़कें देख लीजिए आप, बरसात हुई नहीं कि मिट्टी बह जाती इनकी। सर, नेपाल में बाढ़ से जो पानी आया है, कई जिले अलर्ट लगाए गए, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो बचाव की मॉनिटरिंग करें, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो उसी समय क्या याद आता है कि यहाँ की ये कमियां हैं, तो आप बचाव राहत करना चाहिए। पहले दुखद है कि जो नेपाल में हुआ, बड़ी पैमाने पर लोगों की जान गई है। और क्या कारण हुआ, कई लोग बता रहे हैं कि अर्थक्वेक आया जिससे टेम्परेरी या आर्टिफिशियल डैम बन गया, बाद में पानी आ गया नीचे, अर्थक्वेक की वजह से कुछ रुकावट आई। एनीवे, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी आपदा में सरकारों को तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।